हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुक्त रोग के बारे में। अनुक्त रोग में दोष दूसरे आदि विवेचन कैसे किया जाता है, चिकित्सा योजना क्या होती है और उसके उपद्रव की चिकित्सा क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि उक्त रोग क्या होते हैं और अनुक्त रोग क्या होते हैं। अब यहाँ पे एक रेफरेंस दिया है कि उक्तान इति नाम रूप आदि भी, यानी कि जिन भी डिजीज का नाम रूप आदि और उनकी चिकित्सा का वर्णन दिया होता है उनको क्या कहते हैं, उक्त व्याधि। उक्त यानी कि बताई गई व्याधि। जो हमारे टेक्स्ट है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता इत्यादि, तो उनमें जो भी व्याधि बताई गई है उनको क्या कहा जाएगा, उक्त व्याधि। अनुक्तान इति नाम रूप आदि भी विशेषण अनुक्तवान, यानी कि जिनके नाम रूप आदि जो विशेषण है वो अनुक्तवान है। अनुक्तवान यानी कि नहीं कहे गए हैं संहिताओं में। जैसे कि ज्वर है, रक्तपित्त है, ये डायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है इन डिजीज के बारे में, लेकिन बहुत सारे दोष दूसरे समूर्छना से ऐसी व्याधि उत्पन्न होती है जिनके डायरेक्ट नाम नहीं दिए गए हैं, तो उनको क्या कहा गया है, अनुक्त व्याधि कहा गया है। न ही सर्वम शास्त्रम शक्यम विवरणम कृतुम, यानी कि जो जितने भी रोग हैं, क्या जितनी भी व्याधियां होती हैं उन सब का वर्णन करना संभव है, संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है कि मान लो किसी को, फॉर एग्जांपल किसी को कोल्ड हुआ है, कोल्ड के साथ फीवर भी हो गया, फीवर के साथ उसको एब्डोमिनल पेन भी हो गया, या फिर उसको जो है लेग पेन हो गया। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस, एक व्याधि के साथ व्यक्ति को कई सारी व्याधियां हो सकती हैं। तो हम उनमें क्या है कि डायरेक्ट जो रेफरेंस हमें संहिताओं में नहीं मिलता कि ये व्याधि है, तो उस कंडीशन में दोष दूसरे समूर्छना ऐसी होती है कि उससे कितनी ही भी व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। किसी में ओनली वात दोष होगा, किसी में वात पित्त होगा, वात कफ होगा, या फिर वो दो दोष मिलके होंगे, तीन दोष मिलके होंगे, उनके साथ कोई भी धातु एसोसिएटेड हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिजीज जो है वो पॉसिबल है, और उन सब डिजीज का जो है टेक्स्ट में उल्लेख करना संभव नहीं है। इसीलिए अनुक्त रोग एक जो वर्णन है वो आया है कि जिसका डायरेक्ट रेफरेंस आपको नहीं मिलता। जरूरी नहीं है कि उसको आप कोई नाम दो, आप उसका दोष दूसरे आदि विवेचन देख लो और उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट करो, और उसे अनुक्त रोग हम कह सकते हैं, यानी कि जिनका स्पष्ट वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता लेकिन उनकी चिकित्सा संभव है। चिकित्सा कैसे संभव है, दोष दूसरे आदि विवेचन से। हमें किसी भी डिजीज के ये पता लग जाए कि इसमें ये दोष इन्वॉल्व है, ये धातु इन्वॉल्व है, उसी तरीके से हम उसका पूरा संप्राप्ति चक्र बना के और संप्राप्ति विघटन अगर हम करते हैं तो वो उस डिजीज की ट्रीटमेंट हो जाएगी। आयुर्वेद में अनुक्त व्याधि क्या बताई गई है, टू अ डिजीज और कंडीशन नॉट मेंशन्ड इन आवर क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट। चरक संहिता में ये बोला गया है कि अगर कोई भी वैद्य किसी स्पेसिफिक डिजीज को डायग्नोज करने में सक्षम नहीं है तो उनको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर व्याधि का एक पर्टिकुलर नेम होना जरूरी नहीं है कि हमें दोष इम्बैलेंस पता लग जाए, हेतु हमें पता लग जाए कि उस व्याधि के हेतु क्या है। तो दोष विशेष, दोषों का इम्बैलेंस और कोई भी हेतु विशेष मिलके वेरियस वेज में व्याधि को डाइवर्स सिम्टम्स के साथ, डाइवर्स प्रेजेंटेशंस के साथ वो जो है डिजीज को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए हर डिजीज का नाम संभव नहीं है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये तो कोई चीज मेंशन है नहीं, ये मैं डायग्नोस नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या डिजीज हो सकती है, तो उस कंडीशन में कोई भी जो फिजिशियन है उसको स्ट्रेस में नहीं आना है। उसको अनुक्त व्याधि के अंडर रख के दोष दूसरे आदि विवेचन करके हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोजेस क्या हो सकते हैं, असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध परिणाम हो सकता है। आचार्य चरक ने त्रिविध बौद्ध संग्रह भी बताया है जिसमें विकार प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान इत्यादि मेंशन किए गए हैं। अब डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या रहेगी। अब हमें ये तो पता लग गया कि अनुक्त व्याधि क्या होती है, कि जिस व्याधि का डायरेक्ट रेफरेंस हमें नहीं मिलता, दोष दूसरे आदि विवेचन करके धातुओं की इन्वॉल्वमेंट देख के हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब इसको हम डायग्नोसिस इसका कैसे करेंगे, तो एक तो रोगी ज्ञानोपाय है, नेक्स्ट है रोग ज्ञानोपाय, यानी कि हमें रोगी के बारे में कंप्लीट ज्ञान करना है और रोग के बारे में कंप्लीट ज्ञान करना है। रोगी के बारे में पेशेंट की एग्जामिनेशन, जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो उसकी हम परीक्षा कर सकते हैं, उसके दोष दूसरे देख सकते हैं और जो है अग्नि कैसी है पेशेंट की, वह कैसी है, सत्व सातम में आहार कैसा करता है, और रोग के बारे में हम देख सकते हैं
निदान पंचक से कि किस अवस्था में है, निदान है, पूर्व रूप है, उपचय है, संप्राप्ति है, इससे हम रोग को देख सकते हैं और उस पर्टिकुलर डिजीज की हम संप्राप्ति बना के संप्राप्ति का विघटन करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दो मेन टूल यहाँ पे डायग्नोस्टिक टूल हैं अनुक्त व्याधि के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट है दोष दुष्यादि विवेचन। दोष वात पित्त कफ की प्रधानता। दुष्य कोई भी हो सकता है, रस रक्त मांस मेद आदि। स्थान कोष्ठ अंग स्रोतस कोई होगा। संप्राप्ति दोष दुष्य के संयोग से उत्पन्न हम जो पूरा फ्लोचार्ट बनाते हैं कि निदान से लेके और रोग की उत्पत्ति तक का जो पूरा क्रम है वो संप्राप्ति में आएगा। तो रोग के लक्षणों का आकलन करके दोष की प्रधानता, दुष्य की संलिप्तता और व्याप्ति का विचार करें इन केस ऑफ अनुक्त रोग। रोगी ज्ञानोपाय। रोगी ज्ञानोपाय में सबसे पहले है जो है दोष। नॉर्मल स्टेट में शरीर दोष वात पित्त कफ और मानस दोष होते हैं, रज और तम सत्व दोष नहीं होता। तो ये नॉर्मली पैथोफिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं बॉडी के उनको कराते हैं। स्टिल जब ये प्रकोपित हो जाते हैं तो उनकी वजह से पैथोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में आते हैं और बहुत सारे डिजीज की मैनिफेस्टेशंस होती हैं। इसीलिए जो हेल्थ और डिजीज है वो डिपेंड करते हैं दोष साम्य और विषमता पे। तो यहाँ पे हमने दोष देख लिए, दोष सम रहेंगे तो रोगी क्या रहेगा, रोगी को आरोग्य रहेगा, रोग रहित रहेगा। और अगर इन कंडीशंस दोष विषम हो जाएंगे तो उसकी वजह से डिजीज की उत्पत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है दुष्य। दुष्य में धातु और मल दो चीज हमने देखनी है। धातु कौन सी इन्वॉल्व है और मल कौन से इन्वॉल्व है। जब दोष प्रकोपित होंगे तो वो रस आदि सप्त धातुओं की और त्रिमलों की दुष्टि करा सकते हैं। जहाँ पे भी दोष प्रकोपित होते हैं उनको जहाँ पे भी क्षय वैगुण्य, क्षय का मतलब क्या होता है, कोई भी स्त्रोतस, और वैगुण्य मतलब एबनॉर्मलिटी, जहाँ पे भी उनको खाली स्थान दिखाई देगा वहीं पे जाके वे जो है अपनी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो दोष दुष्य सम्मूर्छना होगी और नया डिजीज उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए हमें दोष जब प्रकोपित हमें पता लगे कि बात कफ या कोई भी दोष जो है वो प्रकोपित है तो किन दुष्यों को इन्वॉल्व कर रहा है ये जानना है हमने। नेक्स्ट स्रोतस। स्रोतस में क्या होगा, जो है स्रोतस की दृष्टि के हेतु क्या होते हैं, ऐसे आहार या विहार जो दोषों के गुणों के तो समान हो लेकिन धातुओं के गुणों के विपरीत हो। ऐसे जितने भी आहार और विहार होंगे वो स्रोतो दृष्टि करा सकते हैं। तो हम जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा उसमें हमने दोष फाइंड आउट कर लिए, दुष्य फाइंड आउट कर लिया। अब हम उसमें देखेंगे स्रोतस कौन से इन्वॉल्व हैं। और स्रोतोदृष्टि 4 प्रकार की बताई गई है, संग, शिराग्रंथि, विमार्गमन और अति प्रवृत्ति। तो इन चारों जो है स्रोतोदृष्टि में से हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो पेशेंट है जो दोष दुष्य सम्मूर्छना हुई है उसके बाद कौन से स्रोतस उन्होंने इन्वॉल्व किए हैं और किस डिजीज की, किस अफेक्टेड एरिया में जो डिजीज की मैनिफेस्टेशन हुई है। नेक्स्ट है देश। देश के दो मतलब होते हैं, एक भूमि देश होता है और एक देह देश होता है। देह देश यानी कि हम यहाँ पे पेशेंट के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो आतुर का देश। भूमि देश जांगल, आनुक और साधारण हो सकता है। अब इनके अकॉर्डिंग भी होता है, जैसे जांगल देश है, जांगल देश में मेनली वात और पित्त दोष की प्रधानता रहती है तो ऐसी ही व्याधियां वहां पे ज्यादा हो सकती हैं। आनुक देश में वात और कफ की प्रधानता रहती है तो वो व्याधियां वहां पे हो सकती हैं। साधारण देश में साम्य अवस्था होती है। नेक्स्ट है आतुर देश। आतुर देश में क्या है, आतुर का देश यानी कि उसकी बॉडी, उस पे कोई भी ट्रीटमेंट हमने अप्लाई करना है तो उससे पहले हमने उसकी जो बॉडी है उसको फुल्ली एग्जामिन करना है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, ये सब हमने करनी है। दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, उसकी आयु, दोष बल, रोगी बल, ये सब हमने डायग्नोस्टिक जो है और ट्रीटमेंट पर्पज से देख लेना है आतुर का। क्योंकि देखो अगर आतुर का जो है बल कम होगा तो हमें जो मेडिसिन है वो भी कम बल वाले देनी पड़ेगी या कम क्वांटिटी में देनी पड़ेगी। अगर आतुर का बल ज्यादा है तो हम स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसीलिए अष्टविध दशविध परीक्षा करके हमें आतुर की जो है थोरोली परीक्षा कर लेनी है। नेक्स्ट है बल। अब इस बल में भी रोगी का बल, रोग का बल और दोष का बल। रोगी का बल 3 टाइप से हो सकता है, सहज, युक्तिकृत और कालज। सहज क्या होगा, जो इनहेरिटेड इम्यूनिटी होगी। युक्त क्या होगा, फिजिकल फिटनेस, मतलब युक्ति करके, कोई एक्सरसाइज करके, जिम ज्वाइन करके, व्यायाम करके, योग करके जो है उसने जो है बल गेन किया है। नेक्स्ट है कालज। कालज यानी कि जैसे कि विसर्ग काल है उस टाइम पे बल ज्यादा होता है तो काल के अकॉर्डिंग भी बल कम या ज्यादा होता है। तो रोगी का बल देख सकते हैं। नेक्स्ट है रोग का बल। रोग का बल प्रवर है, मध्यम है, अवर है।
अब उसी अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अगर जो रोग है उसका अवर बल है तो रोग जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर मध्यम बल है या फिर प्रवर बल है तो ट्रीटमेंट में हमें और युक्ति अच्छे प्रकार से लगा के उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है दोष। बल दोष, बहुदोष हो सकते हैं, मध्यम दोष और अल्प दोष हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस क्या है, ये डिटरमाइन करेंगे कि हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमें क्या युक्ति लगानी है, किस तरीके से हमारा जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जाएगा। अवस्थिक काल, काल के दो भेद हो गए। अवस्थिक क्या है कि स्पेसिफिक पीरियड रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स लाइफ और डिजीज प्रोग्रेशन। डिजीज क्या सुख साध्य यंग पेशेंट में होंगे और कष्ट साध्य ओल्ड एज में, यानी कि ये पेशेंट की जो लाइफ है उसके अकॉर्डिंग डिजीज का प्रोग्रेशन यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई यंग एज में है तो उसका डिजीज सुख साध्य होगा, और अगर वही डिजीज ओल्ड एज के पीपल को हुआ है तो वो कष्ट साध्य होगा। नेक्स्ट काल। काल एक वाइटल रोल प्ले करता है ट्रीटमेंट में। अब जैसे कि काल भी एक दिन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो सुबह कफ प्रधान होता है, दोपहर में पित्त प्रधान होता है और शाम को वात की प्रधानता होती है। तो ट्रीटमेंट भी हम उसी पर्पज से देते हैं। अब जैसे किसी को अगर वमन कराना है तो कफ के काल में वमन कराएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसको वमन कराएंगे, ना कि दोपहर में या शाम में वमन कराएंगे। इसी तरीके से अगर विरेचन कराना है तो विरेचन हम मिड डे में कराएंगे, और बस्ती कराना है तो बस्ती जो है इवनिंग के टाइम में ज्यादा कारगर होगी। ऐसे ही सीजनल कंसिडरेशन हो सकती है, जैसे वसंत ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु। तो इसमें क्या होगा, वर्षा, शरद, वसंत, कफ, पित्त, वात, यहाँ पे प्रकोप देखने को मिलता है। तो अगर वसंत ऋतु है तो वहां पे ऑब्वियस है कि कफ की डोमिनेंस रहेगी, तो वुमन ट्रीटमेंट उस टाइम पे ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। अगर शरद ऋतु चल रही है और पेशेंट को डिजीज है, उसमें पित्त की प्रधानता हमें दिखाई दे रही है, तो वहां पे विरेचन ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ऐसे ही वर्षा ऋतु में वात की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि में क्या है, कंसिडरेशन ऑफ अग्नि बल एंड अग्नि अवस्था, सच एज असेसमेंट ऑफ तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, विषम अग्नि। तो इससे हमें पता लगता है कि कौन से दोष की इन्वॉल्वमेंट है। अगर मंद अग्नि होगी तो कफ की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा मिलेगी, विषम होगी तो वहां पे वात होगी, तीक्ष्ण होगी तो पित्त होगी, और सम होगी तो पेशेंट जो है उसको डिजीज नहीं होगा। और ये अष्टांग में बोला भी गया है कि रोगा सर्वे अपि मंदग्नो, यानी कि मंदग्नि की वजह से ही मोस्ट ऑफ द डिजीज होते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया कि मंदग्नि में कफ की प्रधानता होगी, लेकिन जो मंदग्नि है वो तीनों दोषों की वजह से हो सकती है। वात आवृत करके, पित्त अपने द्रव गुण से, और कफ स्वभाव से अग्नि को मंद करता है। नेक्स्ट है प्रकृति। प्रकृति रेफर्स टू इंडिविजुअल्स यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन और नेचुरल स्टेट डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। प्रकृति शुक्र शोणित के संयोग के समय जो बन जाती है वो प्रकृति होती है। उस टाइम पे जो दोषों की डोमिनेंस रहेगी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में, उसी के बेसिस पे जो है पेशेंट की प्रकृति तय हो जाती है। शुक्र शोणित संयोग यो भवे दोष उत्कट प्रकृति जायते तेन तस्यामे लक्षणम शृणु। तो यहाँ पे कफ प्रीडोमिनेंट प्रकृति स्ट्रॉन्ग बताई गई है, पित्त प्रकृति वाले मॉडरेट स्ट्रेंथ के बताए गए हैं, और वात वाले लेस स्ट्रेंथ के बताए गए हैं। तो प्रकृति से भी हम जो है पेशेंट के बल का आंकलन कर सकते हैं, टॉलरेंस पावर पेशेंट की हम जान सकते हैं। ये प्रकृति के टाइप बताए गए हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। देह प्रकृति 7 प्रकार की, मानस प्रकृति 3 प्रकार की, और गुणों के बेस पे जो समदोष प्रकृति है वो सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। श्लेष्मज प्रकृति उत्तम बताई गई है, पित्त मध्यम, वातहीन और द्वंद्वज निंदनीय बताई गई है। और मोस्ट ऑफ द आज के टाइम में मोस्टली द्वंद्वज प्रकृति ही देखने को मिलती है। ये श्लोक आपने याद कर लेने हैं। वात का क्या है, अल्प केशो, कृशो, रुक्षो, वाचाल चल मानस, आकाशचारी स्वप्नेशु, वात प्रकृति को नर। पित्त का अकाले पलित व्यापते, धीमान स्वेदी च रोषणम, स्वप्नेशु ज्योतिषाम दृष्टवा, पित्त प्रकृति को नर है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कही है। कफ में क्या होगा, गंभीर बुद्धि स्थूल अंग, स्निग्ध केशो महाबल है, स्वप्नेशु जलाशय लोकी, श्लेष्म प्रकृति को नर है। अब हम वह देखते हैं। वह के अकॉर्डिंग वह का क्लासिफिकेशन, जैसे बाल्यावस्था फ्रॉम बर्थ टू 30 इयर्स, मध्यम अवस्था 30 इयर्स टू 60 इयर्स, और जीर्ण अवस्था अबव 60 इयर्स। तो एज के अकॉर्डिंग भी जो है डिजीज होती हैं। एज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें जरूर कंसिडरेशन में लेना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। तो
उसी एज के बिहाफ पे हम उसकी ट्रीटमेंट, कौन सी मेडिसिन देनी है, किस डोज में देनी है, या कि कौन सी फॉर्मुलेशन ज्यादा काम करेंगी, संशोधन ज्यादा काम करेगा, संशमन ज्यादा काम करेगा, ये सब डिपेंड करता है। बहुत सारी वह की क्लासिफिकेशन अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दी है। बाल्यावस्था में कफ की प्रधानता होती है, मध्यम अवस्था में पित्त की और वृद्ध अवस्था में वात की प्रधानता। तो आपने देखा भी होगा जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनमें जॉइंट पेन या जॉइंट की जो समस्या है वो बहुत कॉमन रहती है। तो वो एज रिलेटेड फैक्टर भी है कि उस एज में वात जो है वो प्रधान रहता है, वात प्रकोप रहता है, तो इसीलिए वो डिजीज ज्यादा होती है। अब आहार में भी विरुद्ध आहार ले रहा है पेशेंट, विषमशन कर रहा है, अध्यशन कर रहा है, अनशन कर रहा है, किस प्रकार का आहार ले रहा है, और वही आहार तो उसके डिजीज का निदान नहीं है। ऋतु के अकॉर्डिंग आहार ले रहा है या नहीं ले रहा है, आहार की क्वांटिटी कितनी है, आहार की क्वालिटी कैसी है, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो कोई भी डिजीज के प्रोग्रेशन में हेल्प करते हैं। तो इन आहार के बारे में हमें जरूर जान लेना है। आहार शक्ति, आहार शक्ति तश्चैती, आहार शक्ति अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति परीक्षा, यानी कि जो आहार शक्ति है उसकी परीक्षा हम कैसे करते हैं, खाने की पावर से कितना खा रहा है पेशेंट और कितने जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है। इंजेशन पावर और डाइजेस्टिव कैपेसिटी के बेस पे हम आहार शक्ति की परीक्षा करते हैं। और यहाँ पे इनडायरेक्टली हम अग्नि को देखते हैं कि अग्नि पेशेंट की कैसी है, और उसी अग्नि के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर मंद अग्नि है, आम की कंडीशन है, तो दीपन पाचन ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे। तो आहार शक्ति उत्तम है, मध्यम है, अवर है, किस प्रकार की शक्ति है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी ड्रग जो है डिसाइड होगी, डोज डिसाइड होगी, ट्रीटमेंट डिसाइड होगी। नेक्स्ट है सत्व। सत्व यहाँ पे तीन, प्रवर सत्व, अवर सत्व और मध्यम सत्व। देखो 3 सत्व होते हैं। जैसे कि जो प्रवर सत्व वाला पेशेंट कैसा होगा, अगर उसको बड़ी से बड़ी बीमारी हुई है तो भी वो अपना माइंड सेट ऐसा रखता है कि कोई बात नहीं होगी, मैं ठीक कर लूंगा। वो मेडिसिन अच्छे से लेगा, योगा एक्सरसाइज करेगा, और वो पेशेंट ठीक भी हो जाता है। तो इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं वो प्रवर सत्व वाले होते हैं। नेक्स्ट है मध्यम सत्व वाले। मध्यम सत्व वालों को कोई रेफरेंस देना पड़ता है, उनको ये एग्जाम्पल देना पड़ता है कि देख भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो फला फला आदमी के साथ भी ऐसा हुआ था, वो इतने दिन में ठीक हो गया था, तो तू भी ठीक हो जाएगा। और पेशेंट उस पर एग्री करता है और वो ठीक भी हो जाता है। तो ऐसा पेशेंट मध्यम सत्व वाला होता है। और अवर सत्व वाला कैसा होता है, वो ना तो खुद समझता है, ना किसी के रेफरेंस देने से, किसी के समझाने से समझता है। तो ये अवर सत्व वाला होता है। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं ना कि जो अवर सत्व वाला है उसकी ट्रीटमेंट हमारे लिए टफ होगी। वो पेशेंट जो है इतना अल्प सत्वी होगा, वो उसको लगेगा कि मुझे आराम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वो मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले पाएगा, या जो उसका सत्व वीक होने की वजह से जो उसकी ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो सत्व भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमें उसके अवर सत्व वाले की उतनी ही ज्यादा काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें जानना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया, प्रवर वाला मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, मध्यम वाला मॉडरेट मेंटल स्ट्रेंथ का होगा, और जो अवर है वो लेस माइंड स्ट्रेंथ का होगा। तो उसी तरीके से जो डिजीज के टुवर्ड टॉलरेंस है, मेडिसिन है, वो सब डिपेंड करेगा। सातवें परीक्षा, सातवें तश्चैती सातमम नाम तदियत साते येन उपसेव्यमान उपसेति। अब सातवें का मतलब क्या है कि पेशेंट को जो चीजें शूट करती हैं और वो उसको इलनेस नहीं कर रही है, रेगुलर हैबिट में है, ऐसी चीजें हमें ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट को क्या साथ में है, क्या नहीं साथ में है। और अगर कोई ऐसी चीज है जो बेनिफिट नहीं दे रही है पेशेंट को, और पेशेंट ने साथ में कर रखी है, तो उसको भी पादांशिक क्रम में पेशेंट की छुड़वाना होता है। साथ में हमने पढ़ लिया, साथ में रोग, साथ में देह, साथ में प्रकृति, साथ में ऋतु, साथ में देश, साथ में उप, साथ में और काल, साथ में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये देखना है पेशेंट को एक रस साथ में तो नहीं है, सर्वरस साथ में है, स्निग्ध रूक्ष साथ में, क्या पेशेंट जो है ज्यादा ले रहा है, क्या उसको साथ में है, ये हमने जानना है। नेक्स्ट है रोग ज्ञानोपाय। रोग का कैसे पता लगेगा, निदान पंचक और षड्क्रिया काल से। निदान पंचक और षड्क्रिया काल से हम ये देख सकते हैं कि जो रोग है वो किस स्टेज में है। तो रोग जो है वो अर्ली स्टेज में है कि लेट स्टेज में है, तो उसी अकॉर्डिंग उसकी जो है ट्रीटमेंट जाएगी। अब यहाँ पे काल दिया गया है, काल के दो भेद बताए गए हैं, नित्यग्र और अवस्थिक काल है। तो जो है
एक तो डे के टाइम भी अलग अलग दोषों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, शाम के टाइम कौन से दोष का प्रकोप रहेगा, दोपहर कौन से का रहेगा, ऐसे ही सीजन के टाइम पे भी रहती है। नेक्स्ट है अवस्था। अवस्था के हेल्प जो है व्याधि की अवस्था हमें पता लगेगी, उससे भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो है डिजीज की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ट्रीटमेंट लाइन हमने क्या करनी है। तो ये नव है, जो व्याधि है वो नव है या जीर्ण है, साध्य है, मृदु है, दारुण है, षटक्रिया काल के बेस पे जैसे संचय में चल रही है, प्रकोप में, प्रसर में, स्थान संचय में, व्यक्त में या भेद में। तो भेद में कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज तक आ जाती है। व्यक्त अवस्था में मतलब उसके सारे सिम्टम्स व्यक्त वहां पे हो चुके हैं। संचय में अभी शुरुआत हुई है, प्रकोप में थोड़ा सा डिजीज बढ़ा है, प्रसर वो कर चुका है कहीं और जगह पे चल चुका है, और स्थान संचय दूसरी जगह पे जाके मैनिफेस्टेशंस कर चुका है। तो ये सब चीजें हमें क्या बताती है कि डिजीज का प्रोग्रेशन कहाँ तक हो चुका है और हमें कितने एफर्ट हमने अपनी ट्रीटमेंट में लगाने हैं। चरक ने 3 प्रमाण बताए हैं अनुक्त व्याधि को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। देखो आप्तोपदेश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिजीज है, उसको प्रोवोक करने वाले फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जो दोष इन्वॉल्व क्या हो सकते हैं। हमने अगर वो पहले से पढ़ा हुआ ही नहीं होगा तो हम डिटरमाइन भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि जो डिजीज है उसका नेम तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम अनुक्त व्याधि को भी कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमें पता होगा वात प्रकोप के लक्षण ऐसे होते हैं, पित्त प्रकोप के लक्षण ऐसे होते हैं, कफ के लक्षण ऐसे होते हैं, अगर ये धातु इन्वॉल्व होती है तो ऐसे लक्षण आते हैं, अगर वो धातु इन्वॉल्व होगी तो ऐसे लक्षण आएंगे। उसी बेस पे तो हम अपनी संप्राप्ति बना पाएंगे। तो सबसे पहला प्रमाण है आप्तोपदेश। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होगा, गर्गलिंग साउंड इंटेस्टाइन्स में, जैसे हम जो है स्टेथोस्कोप से देखते हैं, वॉइस ऑफ द पेशेंट, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देख सकते हैं। अनुमान से, अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, हम प्रत्यक्ष करके टच करके चीजों को देख रहे हैं, लेकिन साथ में अनुमान इन्वॉल्व है कि हाँ अगर ये ऐसा ऐसा है तो ये हो सकता है। तो ये 3 प्रमाण आचार्य चरक ने बताए, इनके बेस पे हम अनुक्त व्याधि को डिटरमाइन कर सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि जो व्याधि है उसमें कौन से दोष हैं, कौन से दुष्य हैं, ये सब। अब क्या फैक्टर है कि जो अनुक्त व्याधि का कंसेप्ट आया, द सिस्टम ऑफ टीचिंग, अभी का सिस्टम ऑफ टीचिंग जो है पहले के सिस्टम ऑफ टीचिंग से चेंज है। इनएडुकेट मटेरियल एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन, इसीलिए अनुक्त व्याधि आचार्यों ने भी वर्णन किया कि ये इतना सारा लिख पाना भी संभव नहीं था, डॉक्यूमेंटेशन कर पाना भी संभव नहीं था, इसीलिए इतने सारे डिजीज को डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाने के कारण उन्होंने अनुक्त व्याधि का कंसेप्ट दिया होगा। इनन्यूमरेबल हेतु एंड लक्षण की कोई हेतु है उसमें, एक डिजीज में ये 6 हेतु हैं, किसी में ये 3 हेतु हो गए और मैनिफेस्टेशन अलग पैदा कर रहे हैं, तो इसीलिए ये एक मेन कारण हो सकता है। कॉन्स्टेंट आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स जब होते हैं, जब अलग अलग तरह के डिजीज या लक्षण पैदा होते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स अलग अलग हैं। कंटिन्यूअस चेंज इन डाइट एंड लाइफस्टाइल, डाइट और लाइफस्टाइल, अभी आज के टाइम की जो लाइफस्टाइल है वो पहले के टाइम में नहीं थी, तो पहले के टाइम के अकॉर्डिंग वो डिजीज लिखी गई हैं। और जो है अभी के टाइम की जो लाइफस्टाइल है, जैसे रात्रि जागरण ज्यादा हो गया है या जॉब नाइट के टाइम होने लगी है, तो उनकी वजह से जो अनुक्त व्याधि का कंसेप्ट जो है टेक्स्ट में देना जरूरी था। पैथोजेनेसिस कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉजेटिव फैक्टर का पता लगाओ, यानी कि निदान क्या है। निदान क्या होता है, जो डेफिनेटिव कोज है उस व्याधि की उत्पत्ति होने का। सेकेंड थिंग हमने दोष विशेषण के साथ देख लिया, दोष विशेषण अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव फैक्टर्स। पहले हमने देखा निदान, निदान के बाद उस निदान के कारण कौन से दोष प्रकोपित हुए हैं। फिर दोष में भी हम देख सकते हैं कि कौन से उनके गुण जो है वो वहां पे अंश कल्पना से ज्यादा है, कि पित्त है तो उसका द्रव गुण बढ़ के ये काम कर रहा है। ये दोष है, अलग अलग दृष्टि करेंगे, अलग अलग अधिष्ठान में जाएंगे, अलग अलग स्रोतस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखना है निदान क्या है, दोष क्या है, दुष्य क्या है, दोषों में भी अंश कल्पना क्या है, स्रोतस कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये सब हम देख के जो है अनुक्त व्याधि के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट अप्रोच,
चरक ने कहा है कि पुरुषम पुरुषम विक्षयम की हर पेशेंट जो है अलग फिजिक का होता है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, अलग सत्व का होता है। तो हर पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जामिन करके उसकी ट्रीटमेंट करनी है। और जो चिकित्सा है वो दो टाइप की कर सकते हैं, एक शोधन और एक शमन चिकित्सा। शोधन का मतलब क्या होता है? प्यूरिफाइंग द बॉडी बाय एक्सपेलिंग द एग्रेवेटेड दोषास फ्रॉम नियर बाय रूट्स। और जहाँ बहुदोष अवस्था होगी वहां पे शोधन रिक्वायर्ड होता है। बहुदोष के लक्षण क्या होंगे? अविपाक, अरुचि, स्थूल्य, पांडुता, पुरवता, क्लम, ये सारे लक्षण होंगे। तो शोधन उन कंडीशंस में किया जाएगा। शमन चिकित्सा में जहाँ अल्प लक्षण होंगे और जहाँ पे हम संशोधन प्रेफर नहीं कर सकते हैं वहां पे हम संशमन चिकित्सा देंगे। और ये सारी कंडीशंस हम डिसाइड करेंगे दोष दुष्य समूर्छना पर विचार करके। और शमन चिकित्सा में हम निदान परिवर्तन सबसे मेन, सबसे पहले ट्रीटमेंट में निदान परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जो निदान है वो उसका डेफिनेटिव कोज होता है। जब तक डेफिनेटिव कोज को हम नहीं हटाएंगे तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। दीपन, पाचन, शमन औषध हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सत्वावजय रसायन थेरेपी हम दे सकते हैं पेशेंट को। फॉर एग्जाम्पल वातज कंडीशन है तो वहां पे हम दशमूल, अश्वगंधारासना दे सकते हैं। पित्त है तो शतावरी, गुरुचि, चंदनासव दे सकते हैं। कामदुधारस दे सकते हैं। शंखवटी दे सकते हैं। कफज में त्रिकटु, वचा, हिंगू, हरितकी, आहार विहार सभी दोषों के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। यहाँ पे हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो अनुक्त व्याधि हम का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? रोग की परीक्षा के बेस पे, रोगी की परीक्षा के बेस पे, त्रिविध बुद्धि संग्रह इत्यादि देख के। सो आज के टाइम में जैसे कि पीसीओडी है, थायराइड है, एड्स है, कोविड-19 है, एसएलई है, इनका डायरेक्ट वर्णन तो हमारी टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन इनमें दोष दुष्य इत्यादि देख के हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एग्जाम पर्पज से अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अनुक्त व्याधि की चिकित्सा योजना बताएं, तो आप ये चिकित्सा योजना बना के एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने थायराइड है, थायराइड को हम कफज व्याधि से कोरिलेट करते हैं, या हाइपरटेंशन है उसको रक्तगतवात से कोरिलेट करते हैं। तो इनकी किसी की भी एक जो है ट्रीटमेंट या आदर्श चिकित्सा पत्र बना के हम दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में हमने अनुक्त व्याधि जो है उसको कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।